अलादीन का चिराग नस्ल दर नस्ल होता हुआ जब अलादीन हफ्तम के हाथ आया, जो एक सीधा साधा इंसान था। इसने अपने बाप की वफात के अगले ही रोज चिराग जमीन पर रगड़ा, जिससे फिजा में धुआं फैल गया और फिर इस धुएं में से इनका खानदानी जिन खौफनाक कहके लगाता हुआ नमूदार हुआ। इसके बाद वो मशरिक और मगरिब में फैले हुए थे और कद आसमान से बातें कर रहा था। जब ये धुआं छटा और इसकी कुबी हैकल जिनकी दहला देने वाली आवाज फिजा में गूंजी, क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन हफ्तम ने एक नजरे से देखा और फिर कहा, जरा दौड़कर नुक्कड़ वाली दुकान से मेरे एक सांची पान लाओ। जिनको अपने आका के हुक्म की तामील में बड़ी शर्म महसूस हुई, मगर इसने तामील की ओर दोबारा हाथ बांधकर खड़ा हो गया। अलादीन ने इस हुक्म का मुंतजिर पाया तो कहा, नहाना चाहता हूँ। बाल्टी उठाओ, सरकारी नलके से पानी भरकर इसे सहन में रख दो। जिनको अगरचे एक बार फिर बड़ी शर्म महसूस हुई, मगर इसने जो हुक्म मेरे आका का गायब हो गया। नहाने से फरागत पाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिन पर एक गड़गड़ाहट सुनाई दी और खौफनाक कहके लगाता हुआ जिन नमूदार हुआ। इससे जो कर क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन ने कहा, बाजार से सब्जी वगैरह लेकर आओ, मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार करो, मुझे बड़ी भूख लगी है। ये सुनकर जिन बहुत शर्मिंदा हुआ। खाना वगैरह खाकर अलादीन एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिन पर एक कस्यानी हंसती हुई नमूदार हुआ और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। इसने कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? तो इसने कहा कि पड़ोसियों से थोड़ी सी पत्ती मांग कर लाओ। ये सुनकर पसीने के कतरे जिनकी पेशानी पर नमूदार हुए, जो इसने फौरन हाथ से पॉइंट डाले और बादल की तरह अपने काम में मशगूल हो गया। फिर यूं हुआ कि दिन महीनों साल गिरते गए, वो अपने आका की खिदमत में इस तरह मशगूल रहा। इसके कपड़े धोता, इस्त्री करता, जूते पॉलिश करता, बर्तन मांजता और नुक्कड़ की दुकान से इसके लिए पान और सिगरेट खरीद कर लाता और फिर इसकी नजरों से ओझल हो जाता। इस दौरान जिन में एक तब्दीली रौनमा हुई। इसकी जिसामत पहले से बहुत कम हो गई, इसका कद भी घटता चला गया, इसके कैंकों की गूंज में मंथम पड़ गई। एक तब्दीली में ये रौनमा हुई कि अलादीन के चिराग रगड़ने पर वो दुकान पर रुमाल रखे नमूदार होता और क्या हुक्म है मेरे आका की बजाय क्या हुक्म है साहिब जी कहता। ये जिन आहिस्ता से अपनी पहचान भूलता जा रहा था। 16 दिन के जिन की नकाहत अब रोज ब रोज बढ़ती जा रही थी, हत्ता कि एक वक्त है कि इसका कद करते करते अपने आका के कद के बराबर हो गया। इसके बाद वो मशरिक और मगरिब में फैले हुए नहीं थे, बल्कि वो सुकड़ कर अपने आका जितने ही रह गए थे। रफ्ता रफ्ता इसकी कमर में दर्द होने लगा और पट्टे दर्द करने लगे, जिसके लिए वो बाकायदगी से सरबैक स्टीक खाने लगा। तां वो भी अब अपने साहिब जी की खिदमत में हिम्मत मशगूल रहता और वो पहले जैसा क्रोफर वाला जिन नहीं था, बल्कि वो अपनी शनाख्त तक भूल गया था। सब इसे बुलाने के लिए चिराग को रगड़ने की जरूरत न थी। वो कांधे पर रुमाल रखे, धोती और बनियान पहने ऐसे सबकी नजरों के सामने पड़ा रहता। इसका कद अलादीन के कद से भी छोटा हो गया था। चनाचा अब अलादीन से बुलाना होता तो इसे और छोटे इधर आओ की आवाज देता कि एक दिन से अलादीन से कहा, साहिब जी अगर आप इजाजत दें तो मैं कहीं और काम तलाश कर लूं। आपको जो तनख्वाह मिलती है इसमें आपका अपना गुजारा भी नहीं होता। अलादीन ये सुनकर जब गया, फिर इसने रजामंदी की इजहार के लिए अपनी गर्दन हिलाई। सो ये जिन आजकल बाबू होटल में मुलाजिमा और छोटों की आवाज सुनकर थके थके कदमों के साथ एक मेज से दूसरे मेज की तरफ जाता है। कभी कभी से अपना माजी याद आता है तो इसकी आंखें भर आती हैं। मशरिक और मगरिब में फैले हुए बाजू आसमान से बातें करता हुआ कद बड़े बड़े बादशाहों के महलात को अपनी हथेली पर उठा लेने वाले जिन दोबारा जिन के रूप में आने के लिए अपनी तमाम तर गुफ्तें ज़ाया करता है, मगर अपनी इस तमाम तर कोशिशों के नतीजे में सिगरेट के धुएं जितने मरगुले में भी से अपने दुखती कमर पर हाथ रखे नमूदार होता है। इस पर वो शर्म की सर झुका लेता है और छोटे से कहता है कि मैं बड़े क्रोफर वाला जिन था, मगर मेरे आकाओं ने मुझे कमजोर कर दिया। फिर एकदम से खौफ ज़्यादा होकर इधर उधर देखने लगता है कि कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया कि वो बड़े क्रोफर वाला जिन था।